कि ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम प्रॉब्लम वो तो है, लेकिन उसकी क्या दवाई करोगे? इकोनॉमिक सर्वे, और उसको कौन लिखते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम। वो दवाई लेके आए कि हाँ इसकी मैं आपको बता दूं क्या दवाई। इस साल का सर्वे, मतलब सर्वे 2015-16, वहां पर उसने बात की 4R, दैट इज रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। 4R करेंगे। इससे पहले वाला सर्वे मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2014-15, वहां पर उसने बोला था 4D, दैट इज डिसइंटर, डिफरेंशिएट, डाइवर्सिफाई एंड डीरेगुलेट। ये जो इधर 4R है, राइट, वो कॉर्पोरेट्स के लिए भी हैं और बैंकों के लिए भी हैं। ये पुराने वाले में जो 4D थे वो केवल बैंकों के लिए है। ठीक, अब ये 1 साल पुराना अभी क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि इन दोनों को अगर आप मिक्स कर दो तो आपके पास उतने सफिशिएंट पॉइंट हो जाएंगे कि वो प्रीलिम हो, मेंस हो, इंटरव्यू फॉर्डर, कहीं पे कुछ भी पूछा जाए, एनपीए का पूछो कि उसका रिकवरी रेजोल्यूशन का पूछो, आपके पास ढेर सारा माल होगा। शुरू करते हैं इधर से कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो है पब्लिक सेक्टर बैंक और लार्ज कॉर्पोरेट का, और उसकी दवाई क्या है? 4R + 4D। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है R, रिकॉग्निशन। दूसरा है रेजोल्यूशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या? बैंकों ने अपनी जो जो एसेट्स हैं उसका जो सही ट्रू वैल्यू है उसके सामने उसे उस हिसाब से वैल्यूएशन करना चाहिए, अकाउंटिंग करना चाहिए। इसकी लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, ग्रॉस एंड नेट, एनपीए और प्रोविजनिंग वगैरह। बट फर्स्ट थिंग इसकी रिकॉग्नाइज करो कि आपकी जो भी एसेट्स है लोन वगैरह की, उसकी अभी हाल की वैल्यू क्या है। फर्स्ट थिंग, जब आपको पता चल जाएगी हाल वैल्यू क्या है तो स्वाभाविक है आपको पता है दिस इज माई स्टैंडर्ड एसेट, ये स्पेशल मेंशन है, एनपीए, सब स्टैंडर्ड, आउटपुट लॉस एंड सो ऑन। जब ये पता चल जाए तो दवाई शुरू करो, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या कि जो भी आपकी स्ट्रेस एसेट है उसको बेच दो या रिहेबिलिटेट करो, कुछ करो। ये बात करी 2015 के सर्वे में। उसके पहले वाले साल में उसी को उसने बोला था डिसइंटर, एक डी। डिसइंटर अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है डिग अप द ग्रेव्स, बाहर कुछ साल्वेज हो सके। लंबी चौड़ी बात ये है, सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो अपनी एसेट्स। सेकंड इज रेजोल्यूशन की वो जो भी स्ट्रेस एसेट है उसके रिकवरी के लिए क्या, एक तो बेटर बैंक्रप्सी कोड होना चाहिए। सर्वे बोलता है क्या सरकार ने बात मानी? यस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2015 लेके आए, परेश रावल याद करो वो सारी चीजें, तो हाँ ये तो मान लिया। सेकंड, सर्वे ने बोला कि ये जो सरफाइसी के अंदर डेप रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं उसे और इंपावर करो ताकि वो बड़ी मछलियों को पकड़ सके। सरकार ने बात मानी। हाँ, बजट 2016 में बोला कि वी विल इंपावर स्ट्रेंथन द डीआरटीज बाय अमेंडिंग द सरफाइसी एक्ट। तीसरी बात बोली सर्वे ने कि एक इंडिपेंडेंट रीनेगोशिएशन कमीशन होने चाहिए। बहुत बड़ी कोई कॉर्पोरेट के साथ बैंक का ये एनपीए वाला तकलीफ है तो वो ऐसे लोग उसकी मानवाली नहीं कर सकते, कुछ अलग से बड़ा कमीशन होने चाहिए। बजट और सरकार इसके लिए अभी साइलेंट है। बट मेन थिंग इज रेजोल्यूशन में क्या, ये कुछ बातें और सरकार ने मानी। हाँ, वापस आते हैं। मैंने आपको सिखाया कि सर्वे होता है, उसके अंदर 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 में पुरानी बातें, वॉल्यूम 1 में फ्यूचर में क्या करोगे उसके सजेशन। उसमें से कुछ बातें सरकार मान लेती है, तो सरकार ने बातें मानी। हाँ, 2016 के बजट में कि एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम लेके आएंगे, बात मान ली। सरफाइसी अमेंड करके डीआरटी को मजबूत करेंगे, वो भी बात मान ली। तो हाँ, एक काम ये हुआ। ठीक, वापस आते हैं। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था सरकारी बैंक कॉर्पोरेट्स के अंदर, उसकी दवाई सिखाई इसने 4R एंड 4D। तो रिकॉग्निशन पहले तो पता करो क्या आपकी स्ट्रेस एसेट है, पता चल गया। उसका रेजोल्यूशन करो, परेश रावल याद है, राइट। तो डिसइंटर और वो बैंक्रप्सी कोड वो समझ लिया। रिकैपिटलाइज करो तो बासेल नॉर्म्स और कितना चाहिए 1.8 लाख करोड़, और उसमें सरकार कितना देगी 70,000 करोड़। इकोनॉमी में सारे आंकड़े रट्टे मारने की जरूरत भी नहीं, लेकिन थोड़े तो याद रखने पड़ेंगे। तो ये ऐसे आंकड़े रिकैपिटलाइज करना है। और उस वक्त आप डिफरेंशिएट करो, सभी सरकारी बैंकों को आपने बचाना नहीं है, कुछ को जाने दो, दैट इज डिफरेंशिएट। तो हाउ टू फिक्स द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, हम ये तीसरे आर पे आते हैं, रिकैपिटलाइज फॉर बासेल 3 नॉर्म्स। तो सर्वे ये बोलता है कि सरकार भी कैपिटल के लिए पैसा दे। सरकार बोलती है हम देंगे 70,000 करोड़ यूजिंग इंद्रधनुष स्कीम, और उसके अलावा ये बॉन्ड वाला उन्होंने जो 7 पे कमीशन वाला चला है। मार्केट भी कैपिटल प्रोवाइड करे, कैसे, डेब्ट और इक्विटी के जरिए। और इवन आरबीआई के पास जो पैसा है उसमें से थोड़ा कैपिटल वो भी प्रोवाइड करे, ऐसा सर्वे सजेस्ट कर रहा है। लेकिन आरबीआई कोई अभी तक प्रतिभाव नहीं है। और जब आप ये कैपिटलाइज कर रहे हो सरकारी बैंकों को, देन यू मस्ट डिफरेंशिएट डी। कैसे कि जो अच्छी बैंक है परफॉर्म करने वाली, उनमें देते रहो, पूरी है उनको लास्ट प्रेफरेंस दो, या फिर कि निकल जाओ, जैसे कि आईडीबीआई के केस में सरकार सोच रही है। दैट इज 30।
तो वापस सर्वे होता है, उसके कुछ फ्यूचर सजेशन सरकार मान के अपने बजट में इन्वॉल्व करती है। तो हाँ, ये जो सजेशन था कि डिफरेंशिएट पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाइल रिकैपिटलाइजिंग, तो हाँ वो आईडीबीआई वाले केस में उन्होंने मान लिया। अब लास्ट वाला आर, रिकैपिटलाइज तो समझ में आ गया राइट। अभी चौथा आर, रिफॉर्म, कि ऐसे रिफॉर्म ले लो कि वापस ये समस्या पुनरावर्तित ना हो। उसके लिए क्या करोगे, लास्ट वाले डोर डी। एक तो डाइवर्सिफाई, बैंकों की संख्या आप बढ़ाओ, तो हाँ बढ़ाई, 2 नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, बंधन आईडीएफसी राइट। बैंकों की टाइप्स भी आप बढ़ाओ, तो हाँ वो भी राजन भाई ने कर दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक लेके आए, पेमेंट बैंक लेके आए, और अभी बोलते हैं कि हम और लेके आएंगे कस्टोडियन बैंक एंड होलसेल बैंक। लेकिन ये डीएफआई आप वापस लेके आओगे कि नहीं, उस पर अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बार, और डीरेगुलेट करो। डीरेगुलेट में एक बात ये, एसएलआर आप कम करो, जितना कम करोगे तो बैंकों के पास उतना ज्यादा पैसा होगा कहीं लोन में घुमाने के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसको भी आप ट्वीक करो ऐसे कि वो 40% वहां जमा रहे, स्मॉल मार्जिनल फार्मर और कुछ, तो उसे बढ़िया करो आप। और ये क्योंकि अपना ज्यादातर एनपीए कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है, तो आप ऐसी कोई दवाई करो कि कॉर्पोरेट वाले बैंक में लोन के लिए ना आए, वो सीधा मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करके लोन का पैसा जमा कर ले, तो बैंक की ये बैलेंस शीट में स्ट्रेस की तकलीफ आएगी नहीं। सो डेवलप प्रमोट द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, ठीक है। सो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, कॉर्पोरेट और लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसकी 4 आर, रिकॉग्निशन, रिकैप, रेजोल्यूशन, रिफॉर्म, और 4 डी, डीरेगुलेट, डिफरेंशिएट, डाइवर्सिफाई एंड डिसइंटर। ये सब आप इसके कुछ मुद्दे जोड़ के याद करके रखो। प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, फॉर्डर, हर एक जगह पे ये जिंदाबाद है। एक साइड टॉपिक साथ साथ देख लेते हैं, हम लोग ब्रेक लेंगे, लेकिन ये अभी रिदम में चल रहा है तो खत्म करते हैं। हिंदू आपको पता है, वो कभी कभी उसको एक मुद्दा हाथ में आ जाए तो वो उस पर चले। आजकल इंडियन एक्सप्रेस का भी यही हाल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने पिछले 3 सालों में 1.40 लाख करोड़ के बैड डेब्ट दे हैव रिटर्न ऑफ, उन्होंने राइट ऑफ कर दिए हैं, और ये करके हर 2-2, 3-3 दिनों पे वो न्यूज सीरीज चला रहे हैं। तो ये लोन राइट ऑफ चीज क्या है समझते हैं। लोन राइट ऑफ, देखिए बैंक के लिए लोन क्या है, उसका एसेट, ओके। तो जब आप लोन राइट ऑफ कर देगी बैंक, तो मतलब उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक बैंक ने कॉर्पोरेट टैक्स उतना कम देना पड़ेगा। देखिए बैंक को भी जो मुनाफा होता है तो उसके बैक एंड में तो कोई कंपनी है, और कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा राइट। तो लोन राइट ऑफ से एक फायदा ये होता है कि बैंक की टैक्सेबल इनकम कम होती है, इसलिए टैक्स लायबिलिटी कम होती है। दूसरा, बैंक की जो हेडक्वार्टर है वहां पर उसकी बैलेंस शीट क्लीन अप हो जाएगी, एसेट लायबिलिटी जो भी मिसमैच हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लोन दी है वो माफ कर दी, नहीं, बैंक अभी भी जाके उससे वो रिकवर तो कर ही सकती है। ये केवल अकाउंट बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए ही एक टेक्निकल एक्सरसाइज है। अगर लोन माफ कर दी हो तो उसको बोलते हैं लोन वेवर, जैसा कि किसानों के साथ यूपीए सरकार ने कराया था कि सरकारी बैंकों ने उनको जो पैसा दिया था वो माफ कर दिया, और जितना माफ किया था उतना सरकार ने सरकारी बैंकों को पैसा दे दिया। इधर ये नहीं, दिस इज राइट ऑफ, मतलब बैलेंस शीट में टेक्निकल एक्सरसाइज, लोन का पैसा तो आगे चल के वो रिकवर कर ही सकते हैं, और जब वो पैसा रिकवर हो जाएगा तो वापस आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में वो दिखाओ राइट, और उस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम दिखेगी, और उस हिसाब से टैक्स भी बैंक ने भरना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया टेक्निकल है और इलीगल नहीं है। आरबीआई भी अनुमति देती है, इनकम टैक्स एक्ट भी इसकी अनुमति देता है। सो दैट इज लोन राइट ऑफ। तो अब ये क्रिटिसिज्म चल रहा है कि ये तो इतने लाख करोड़ों का नुकसान करा दिया। व्हाई क्रिटिसिज्म? क्योंकि एक बार अगर बैंक ने लोन राइट ऑफ कर दी तो फिर ये सरकारी बैंक के सरकारी बैंकर नुमाइंदे वो उसके पीछे नहीं पड़े रहते कि वो अभी रिकवर करे, तो छोड़ो अभी तो हम आगे के क्वार्टर का सोचते हैं। जब आपने ऐसा किया तो स्वाभाविक है बैंक के पास वो पैसा रिकवरी में नहीं आया, तो लोन में घुमाने के लिए पैसा कम है राइट, तो उस प्रकार से उसका बिजनेस कम होता जाएगा, और इंटरेस्ट रेट भी, लोन के इंटरेस्ट रेट उसने कम करने चाहिए, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि पैसे थोड़े हैं और उस पर उसने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रखना है। अब ऐसी खड्डे में गई सरकारी बैंकों को अगर सरकार रिकैपिटलाइज करना शुरू करे, बैसल नॉर्म्स, और याद करो 70,000 करोड़ इंद्रधनुष और दूसरे 7 पे कमीशन में बॉन्ड वगैरह, तो मतलब कि टैक्स पेयर का ये सारा पैसा नॉन प्रोडक्टिव नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जा रहा है, जो कि अदरवाइज इट कुड गो टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे देश को फायदा हो सकता है। फॉर दिस रीजन लोन राइट ऑफ इज बैड। एक और बात इसके साथ, ये बस रट्टा माने फॉर्मूला है। सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए कितना है? 4 लाख करोड़ से ज्यादा। सभी आंकड़े याद नहीं रखने, बट थोड़े तो मेंस इंटरव्यू कहीं पे याद रखने। 4 लाख करोड़ से ज्यादा। तो फिर स्ट्रेस्ड एसेट ये क्या चीज है? इट इक्वल्स एनपीए प्लस द लोन्स रिटर्न ऑफ। आप समझे,
तो स्ट्रेस एसेट कितनी होगी, एनपीए से तो ज्यादा ही होगी क्योंकि प्लस है, तो वो करीब है 8 लाख करोड़ रुपए टोटल, जो भी 69-70 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंक लोन में घुमा रही है। अब इसका मॉक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, असर्शन द स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ग्रेटर देन इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रीजन कि स्ट्रेस एसेट इक्वल्स एनपीए प्लस लोन्स रिटर्न ऑफ। तो क्या होगा जवाब, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड ए आर एक्सप्लेन्स ए। बस इसका और मेथ में और कहीं कुछ नहीं है, ये केवल एक अगर पूछ लिया तो परेशान कर सकता है, इसलिए एक फॉर्मूला याद रखना है। आगे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला कि वो आपने जो वो याद करो, एक था स्टैंडर्ड एसेट और बाजू में एनपीए और उसके बीच में स्पेशल मेंशन अकाउंट, उसका एक पोर्टल बनाया था और सबने वहां पे 5 करोड़ से ज्यादा वाले लोन का पूरा आंकड़ा देना था, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजन भाई को बोला कि जो ऐसे डिफॉल्टर है जिन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का लोन डिफॉल्ट कर दिया है, उन सबके मेरे को नाम दो। और आरबीआई को क्रिटिसाइज भी किया कि आपने ठीक से सुपरविजन नहीं किया, ऐसा क्यों बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो आरबीआई ने सील्ड एनवेलप के अंदर वो नाम दे दिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारे नाम आप डिस्क्लोज ना करो, सिवाय कि जो भी कोई विलफुल डिफॉल्टर हो। विलफुल डिफॉल्टर मतलब ऐसा आदमी जिसने लोन लिया है, उसके पास पैसा भी फिर भी पे नहीं करा है, बाकी के नाम आप इश्यू मत करो। और राजन भाई बोलते हैं मोरालिटी और एनपीओ को मिक्स अप मत करो, ये समझने वाली बात है। ये जो अभी मतलब न्यूज चैनल पे और मीडिया में और व्हाट्सएप मैसेज में कि ये लाखों करोड़ और अय्याशी कर रहा है और टैक्स पेयर का पैसा एंड सो ऑन, राजन भाई बोलते हैं कि मोरालिटी अलग चीज है, एनपीए और उसकी रिकवरी वो अलग चीज होती है। क्यों? फर्स्ट थिंग, एवरी डिफॉल्टर इज नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर। लोन आपने लिया है तो वो बैड लोन भी बन सकता है, कई बार अपना नसीब ही खराब हो। आपने प्रोजेक्ट तो पास हो गया लेकिन वो रेगुलेटरी क्लियरेंस राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पॉल्यूशन, ये वो करके नहीं मिल रहा है। कभी कभी आपका पार्टनर कुछ गद्दारी कर जाए, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन रहते हैं, राइट। ये जितने बड़े बड़े केस है उसमें बहुत फ्रैक्शन, स्मॉल अमाउंट ही ऐसे हैं, थोड़े गिने चुने, जो कि क्रिमिनलिटी वहां पर इन्वॉल्व है। जैसे इसके केस में आईडीबीआई का पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस चल रहा है। नेक्स्ट, राजन भाई सेज एंटरप्रेन्योरल वेल्थ इज नॉट सिंफुल। ये मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है और वो करोड़ों की टीम खरीद रहा है और वो उसके पास पैसा है, वो भी बढ़िया है ताकि वो खर्चा कर सके और दूसरे लोगों को नौकरी रोजगार मिले। सो एंटरप्रेन्योरल वेल्थ इज नॉट सिंफुल, बट everyone should have the opportunity to gain entrepreneurial wealth. जैसे धीरू भाई अंबानी जाके अब अरबपति बन सकते, तो मेरे और आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी हो, देन इट इज गुड, ऐसा आरबीआई राजन भाई बोल रही है। आगे, अगर आप इस प्रकार की मानसिकता से चल रहे हैं कि ये सब तो इमोरल है और ये गलत है, और तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी विल चिल। कब? अगर कोई एंटरप्रेन्योर विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, फिर भी उसका ऐसे नाम डिस्क्लोज करके मीडिया में रिपोर्ट चला के आप उसकी इमेज खराब करते हो, तो फिर मार्केट उसकी मदद नहीं करेगा। कैसे? अगर वो आगे चल के कोई नए प्रोजेक्ट के लिए डेब्ट, इक्विटी, बॉन्ड, शेयर कुछ इश्यू करता है तो उसे मार्केट खरीदेगा नहीं। फिर भी जैसे तैसे करके कंपनी चालू की तो रॉ मटेरियल में मान लो कि वो किसी को बोले कि मुझे थोड़ा 1 महीने या 1 साल की क्रेडिट पे इतना आप कोयला या स्टील दे दो, तो कोई कंपनी वाला उसकी मदद नहीं करेगा। नीचे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर उसको हमको पहला पैसा चाहिए XYZ, तो वो सारी रूप से मार्केट उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? अल्टीमेटली दैट एंटरप्रेन्योर विल शाय अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क, और जब एंटरप्रेन्योर ने रिस्क टेकिंग करना बंद कर दिया तो बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका उत्तम उपयोग नहीं हो पाएगा। देन जीडीपी कैसे बढ़ेगा, नौकरियां कैसे बढ़ेगी? और ऐसे लोगों को अगर बैंक भी ये बोलेगी कि हम भी अब लोन देने में नहीं ये चाहिए वो चाहिए, तो अल्टीमेटली इट विल हर्ट जीडीपी एंड जॉब क्रिएशन। और ये केवल राजन भाई ही नहीं, एक्स सीएजी और अभी के बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन विनोद राय, वो भी यही बोल रहे हैं कि दिस इज द थिंग, कि एनपीए होता है और मोरालिटी एंड दिस, वो सारी चीजें एक नहीं है। खैर, लेकिन शुक्र है कि मीडिया वालों ने इसको ज्यादा फोकस नहीं किया, वरना वो ऐसे प्रस्तुत करते, राजन भाई इज प्रीचिंग इमोरालिटी, कि आजकल अंधों की नगरी में कान्या राजा, और हर एक चीज को वो गलत रूप से प्रस्तुत करते। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? पहला पिलर बैंकिंग फाइनेंस, उसके अंदर केवल बैंक वाली बात, और वहां पर अब तक हमने पढ़ा एनपीए की समस्या क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, ये कैपिटलाइजेशन और बासेल नॉर्म्स, और उसके अंदर ये 4R और 4D वाला जो रिफॉर्म सजेस्ट किए। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे ये इंद्रधनुष क्या है और बैंक बोर्ड ब्यूरो वो क्या है।
Bye.